हेलो स्टूडेंट, ऊंचाई और दूरी हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 9 आप ये समझ गए होंगे कि ऊंचाई और दूरी के जो क्वेश्चन हैं वो थोड़ा स्लो चलते हैं। पहले चित्र बनाइए, फिर चित्र के बारे में समझिए, फिर उसको सॉल्व करिए और फिर कैलकुलेशन। तो आपने देखा कि कैलकुलेशन भी इसकी टफ आ रही है, टाइम लगता है। 2 या 3 क्वेश्चन आपके एक टाइम में हो पा रहे हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अब हम आज से जो क्वेश्चन करेंगे वो विविध प्रकार के होंगे। अभी हम क्या करते थे, एक टाइप लिए रहते थे, उसी टाइप के क्वेश्चन आपको समझाते थे। एक टाइप और बचा है, इसके बाद आपके हर अब जो क्वेश्चन आएंगे मिला के देंगे हम आपको। एक इस टाइप का, एक इस टाइप का, 3-4 प्रकार के ना। आप चित्र से समझते होंगे टाइप क्या कहलाता है, चित्र में आप देखते होंगे टाइप क्या कहलाता है। एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चन दिए हैं, इसके बाद इस पार्ट के बाद हम एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन कराएंगे और लगभग आपके 1-2 पार्ट में ही आपका हाइट एंड डिस्टेंस समाप्त हो जाएगा। यहां देखिए, एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष पर बैठा एक व्यक्ति, एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष पर बैठा एक व्यक्ति एक समान गति से गतिमान एक कार को देखता है। देखिए, ऊर्ध्वाधर मीनार के, ये ऊर्ध्वाधर मीनार हो गई, ये आपकी मीनार है। यहां व्यक्ति बैठा है। ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष पर हमने आपको बोला था, यदि व्यक्ति की ऊंचाई नहीं दी हो, व्यक्ति की लंबाई नहीं दी हो, तो व्यक्ति को बिंदु मानना चाहिए। बोला था ना, यदि व्यक्ति की ऊंचाई नहीं दी हो तो व्यक्ति को बिंदु मानेंगे आप। तो देखिए, एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष पर बैठा, यहां पे व्यक्ति बैठा है, एक समान गति से गतिमान कार को देखता है, जो कि मीनार की ओर सीधी रेखा में बढ़ रही है। देखिए, ये जमीन है, यहाँ ये जमीन मतलब रोड कह सकते हैं या सड़क कह सकते हैं, कार सड़क पर चलती है, ये सड़क है। एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष पर बैठा एक व्यक्ति, यहां पे व्यक्ति बैठा है, एक समान गति से गतिमान, समान गति से चल रही है कार, एक कार को देखता है जो मीनार की, ये कार है ना, ये है यहाँ पे कार, ये कार है, ये कार की पहली स्थिति है। ये ए बिंदु पे ये कार है, ये कार है। यहां पे व्यक्ति बैठा है, यहां पे उसने कार को देखा। एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति समान गति से गतिमान कार को देखता है, जो कि मीनार की ओर आ रही है। कार कहाँ आ रही है? मीनार की ओर आ रही है। ये कार सड़क है, ये मीनार की ओर आ रही है। 12 मिनट के अंतराल के बाद इस कार का अवनमन कोण 30 से 45 हो जाता है। यानी पहले जब कार अपनी पहली स्थिति में थी तब अवनमन कोण 30 अंश था। जब कार अपनी पहली स्थिति में थी तो एक किरण आप देखते हैं कार पे जाएगी और एक किरण आपकी क्षैतिज चली गई है। ये PQ हो गई आपकी मीनार, ये R मान लीजिए। यहां पे व्यक्ति बैठा, उसने पहले कार को देखा तो अवनमन कोण 30 अंश होगा। अवनमन कोण 30 अंश है तो उन्नयन कोण भी 30 अंश होगा। ठीक है, 12 मिनट के अंतराल में इस कार का अवनमन कोण 30 से 45 होगा। अभी अवनमन कोण 30 अंश है तो उन्नयन कोण भी 30 अंश होगा।
कार 12 मिनट तक चलती रही। लो 12 मिनट में यहाँ आ गई मान लीजिए कार। ये कार की सेकंड स्थिति है, ये कार की पहली स्थिति है, और ये बिंदु बी पे कार की द्वितीय स्थिति है। यही वाली कार, ठीक है, बिंदु बी पे कार फिर आ गई है। ये कार की पहली स्थिति है, फर्स्ट स्टेज है ये कार की, और ये कार की सेकंड स्थिति है। जब हमने देखा, पहले मीनार के यहाँ बैठा है व्यक्ति, उसने पहले कार को देखा तो अवनमन कोण 30 अंश है। 12 मिनट तक कार चलती रही, 12 मिनट तक कार चल के बिंदु बी पे आ गई। अब हमने यहाँ से देखा तो अवनमन कोण 60 अंश हो गया। एक किरण गई सीधी, यहाँ से एक किरण गई कार पे, कार की द्वितीय स्थिति पे, और एक किरण क्षैतिज, ये 60 है, 60 नहीं 45 है, 45 हुआ। तो उन्नयन कोण भी आपका 45 डिग्री होगा। बताइए 45 अंश, ये है 45 अंश के अवनमन कोण के बिंदु से, यानी बी से मीनार तक कितने समय पहुंच जाएगी? मीनार तक ये वाला समय पूछा है। देखिए इस टाइप का सवाल हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं। उसने ये समय दे दिया, देखिए दिया है कार को बिंदु ए से बी तक जाने में, दिया है कार को बिंदु ए से बी तक जाने में 12 मिनट लगे, 12 मिनट लगे। ये दिया है आपको, ए से बी तक जाने में 12 मिनट लगे कार को। दिया है कार को ए से बी तक जाने में 12 मिनट लगे हैं, ठीक है। उसने पूछा है कार को बी से मीनार के आधार तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। माना कार को बिंदु बी से मीनार के आधार क्यू तक पहुंचने में T मिनट का समय लगेगा। चूंकि इस क्वेश्चन के बारे में हम आपको पहले समझा चुके हैं। माना कार को बिंदु बी से मीनार के आधार Q तक पहुंचने में T मिनट लग रहा है, ये हमने मान लिया। अब बताइए आप, यहाँ से यहाँ तक हमने आपको समझाया था कि हम पढ़ते हैं हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, और हाइट एंड डिस्टेंस में समय का कोई काम नहीं होता। यदि आप समय दे दोगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम कार की चाल मान लेंगे कि माना कार की चाल 20 मीटर प्रति मिनट है। माना कार की चाल 20 मीटर प्रति मिनट है। 20 मीटर प्रति मिनट है। ये मीटर लिखा, ये मिनट लिखा, समझ गए होगे। मीटर प्रति मिनट इसलिए मानी क्योंकि यहाँ पे उसने कोई दूरी तो दी नहीं है, यहाँ मिनट में दिया, मिनट में, तो दूरी हमने मीटर में ले ली, समय लेकिन हमें मिनट में ही लेना पड़ेगा क्योंकि 12 मिनट में कार ए से बी तक पहुंची है। दिया है कि ए से बी तक कार 12 मिनट में आई है। ए से बी तक कार एक ऊर्ध्वाधर मीनार, ये ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष पर बैठा व्यक्ति एक समान गति से गतिमान एक कार को देखता है जो मीनार की ओर बढ़ी आ रही है। 12 मिनट बाद
उन्नयन कोण अवनमन कोण 45 से बढ़कर 30 से बढ़कर, पहले अवनमन कोण कितना था 30 अंश, अब अवनमन कोण बढ़ के कितना हो गया 45 अंश, तो उन्नयन कोण भी ये हो गए। बताइए 45 अंश वाले बिंदु से मीनार के आधार तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। हमने देखा दिया है कार को ए से बी तक आने में लगा समय, कार को ए से बी तक आने में लगा समय उसने 12 मिनट दिया था। तो हमने मान लिया, माना कार की एक समान चाल, कार की एक समान चाल है ना, तो माना कार की एक समान चाल v मीटर प्रति सेकंड है। ये कार की चाल v मीटर प्रति मिनट है। यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का आपके पास समय है ही, यहाँ से यहाँ तक का समय है ही आपके पास 12 मिनट, और यहाँ से यहाँ तक की चाल आपको पता ही है। इसलिए कार को ए से बी तक पहुंचने में लगा समय, कार को ए से बी तक पहुंचने में लगा समय इक्वल टू पहुंचने में ए से बी तक पहुंचने में तय की गई दूरी इक्वल टू होता है चाल गुणा समय। तो दूरी है आपकी ए बी, ए से बी तक की दूरी, चाल है v मीटर प्रति मिनट और समय है 12 मिनट, तो आपकी दूरी आ जाएगी 12v मीटर। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। अब देखिए ये दूरी ए से बी तक की दूरी आपकी आ गई 12v मीटर, ये दूरी आ गई आपकी 12v मीटर। ए से बी तक की दूरी आ गई, और आपने माना कि माना बी से क्यू तक, ये आपने माना था कि माना कार को बिंदु बी से मीनार के आधार क्यू तक 3 मिनट का समय लगता है। आपने माना था कि यहाँ से यहाँ तक का समय, हमने बोला चित्र में हम समय नहीं दिखाएंगे, चित्र में हम ऊंचाई और दूरी ही दिखाएंगे, चित्र में समय नहीं। हम क्या करेंगे, उसने तो हम ये समय उसने क्या दिया था 12 मिनट, लेकिन हमने चाल का गुणा करके दूरी दिखाई है। चित्र में देखिए ये समय आपको t मिनट दिया, क्योंकि कार की तो चाल एक समान है ना, तो कार की चाल तो v ही रहेगी और समय है t, ठीक है। तो अब कार को b से q तक, पहले आप इतना उतार लीजिए, देखिए अब कार को B से Q तक पहुंचने में तय की गई दूरी। अब आपने ये दूरी निकाल ली, अब ये दूरी निकाल लीजिए। अब कार द्वारा B से Q तक पहुंचने में तय की गई दूरी इक्वल टू, चाल तो वही v है लेकिन समय t मिनट है, तो आप आएंगे vt मीटर। दूरी ये क्या है, vq इक्वल टू होगी, vq इक्वल टू vt आ गया आपका, ये vt आ गया vt मीटर। देखिए ये 12v मीटर आ गई, ये vq मीटर। माना मीना हमने बोला था यदि लंब और आधार में यदि कोई भुजा नहीं दी हो तो आप, हमने मान लिया माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। हमें तो समय निकालना ना, हमें तो यहाँ से यहाँ तक का समय निकालना है। मीनार की ऊंचाई हमने मान लिया h मीटर है। अब जैसे आप क्वेश्चन करते थे वैसे क्वेश्चन करिए। देखिए हम जो मिटा रहे हैं इसमें
पहले छोटे समकोण त्रिभुज में चलते थे, इस टाइप के चित्र में, त्रिभुज पी क्यू बी में, त्रिभुज पी क्यू बी में tan 45 इक्वल टू h अपॉन वी टी, h अपॉन वी टी, 1 इक्वल टू h अपॉन वी टी, h इक्वल टू वी टी आ जाएगा इक्वेशन 1। त्रिभुज पी क्यू ए में चलिए, त्रिभुज पी क्यू ए में tan 30 इक्वल टू h अपॉन वी टी, tan 30 इक्वल टू tan 30 का जो लंब हो गया और ये आधार हो जाएगा। आधार है वी टी, ये है इतना, वी टी इतना है और 12v ये है, h अपॉन वी टी प्लस 12v, 1 अपॉन √3 इक्वल टू h को लिख दीजिए वी टी अपॉन नीचे v कॉमन ले लीजिए, t प्लस 12 आएगा, v से v कैंसिल, √3t इक्वल टू t प्लस 12, t इस तरफ लाइए और t कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1 इक्वल टू 12 आ जाएगा। यहाँ लिखे दे रहे तो t इक्वल टू आएगा 12 अपॉन √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए, परमीकरण कर दीजिए, 12 √3 को लिख दीजिए आप 1.732 प्लस 1, ठीक है, अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये 2 बचेगा, 2 से 12 6 बार कट जाएंगे, 6 इंटू 2.732 मीटर। मीटर ये क्या निकल रहा, मीटर नहीं मिनट, मिनट में आंसर आ जाएगा ये आपका मिनट, ठीक है। ये हो सकता पहले वाले क्वेश्चन में हमने मीटर लिख दिया हो तो आप मिनट कर लेना, अगर लिख दिया हो हमने पहले वाले क्वेश्चन में ये टी निकला, ये मिनट में निकलेगा, अगर सेकंड में समय दिया हो तो सेकंड में समय निकलेगा। हो सकता पहले हमें ध्यान नहीं है, कर दिया हो तो आप लोग इतने समझदार हैं, इतने आप कर सकते हैं। उतार लीजिए, देखिए क्वेश्चन है, एक जेट अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें देखिए इसमें उसने लास्ट में देखिए उसने हवाई जहाज की चाल पूछी है, तो जैसा क्वेश्चन अभी आपने किया उसी टाइप से क्वेश्चन होगा। इसमें भी आपको देखिए समय दिया है, ये देखिए एक जेट हवाई जहाज भूतल पर स्थित बिंदु ए से किसी क्षण उन्नयन कोण 60 अंश है। देखिए एक हवाई जहाज भूतल पर स्थित बिंदु ए से उसका उन्नयन कोण 30 अंश देगा, 60 अंश देगा, 30 सेकंड पश्चात, देखिए 30 अंश लिख दिया हमने, 30 सेकंड पश्चात, यहाँ पे 30 सेकंड है ये, 30 सेकंड पश्चात हवाई जहाज का उन्नयन कोण बदलकर 30 अंश हो जाता है। देखिए इसका मतलब ये कहलाया, हवाई जहाज को पहले आपने बिंदु ए से देखा तो उन्नयन कोण 60 अंश था। देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, ये हवाई जहाज एक समान ऊंचाई 3600√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो हवाई जहाज की चाल बताइए। ये है आपका हवाई जहाज H, ये 3600√3 यानी 3600√3 मीटर की ऊंचाई पर है। ये आपने भूतल के एक बिंदु से, आपने जमीन के एक बिंदु से हवाई जहाज का उन्नयन कोण 60 अंश देखा। भूतल के एक बिंदु से
भूतल के एक बिंदु से आपने यहां देखिए H, ये B हो गया, यहां से आपने इसका उन्नयन कोण 60 अंश देखा। एक जेट हवाई जहाज का भूतल पर स्थित बिंदु A से, ये हवाई जहाज है, भूतल पर स्थित बिंदु A से उन्नयन कोण 60 अंश है। यहां से हमने हवाई जहाज को देखा तो उन्नयन कोण 60 अंश है। 30 सेकंड पश्चात हवाई जहाज का उन्नयन कोण बदलकर 30 अंश हो गया। देखिए 30 सेकंड पश्चात हवाई जहाज, इसमें एक चीज लिखी नहीं है, उसने ये नहीं लिखी कि हवाई जहाज क्षैतिजीय उड़ रहा है। ये आपको लिखना चाहिए, चाल ज्ञात करो, यदि हवाई जहाज क्षैतिज उड़ रहा है, क्षैतिज उड़ रहा का मतलब हवाई जहाज ऐसा चल रहा, क्षैतिज पृथ्वी के समांतर उड़ रहा। आपने भूतल के एक बिंदु से हवाई जहाज का उन्नयन कोण 60 अंश देखा। 30 सेकंड पश्चात हवाई जहाज का उन्नयन कोण बदलकर 30, यानी हवाई जहाज हमसे दूर जा रहा, उन्नयन कोण छोटा हो रहा ना। अगर हवाई जहाज हमारे पास में आ रहा होता तो देखिए उन्नयन कोण बढ़ जाता। देखिए अगर हवाई जहाज हमारे पास में आ रहा, देखिए ये पहले उन्नयन कोण था हैं, अगर मान लो हवाई जहाज पास में आ रहा होता तो उन्नयन कोण बढ़ जाता, समझ गए ना। अगर हवाई जहाज और पास में आ जाता तो देखिए उन्नयन कोण और बढ़ जाता, दिख रहा ना आपको। लेकिन इसमें तो उसने कहा उन्नयन कोण छोटा हो रहा, इसका मतलब हवाई जहाज हमसे दूर जा रहा। देखिए ये हवाई जहाज है, ये उन्नयन कोण 60 अंश है। उन्नयन कोण 30 अंश कब होगा? जब हवाई जहाज हमसे दूर चला जाए। हवाई जहाज हमसे दूर जा रहा है, इसका मतलब ये है। देखिए तो आप समझ गए होंगे, हवाई जहाज का उन्नयन कोण बदलकर 30 अंश हो गया। उन्नयन कोण 30 अंश हो गया, इसका मतलब अभी उन्नयन कोण 60 अंश है। हवाई जहाज जब दूर जाएगा तभी तो उन्नयन कोण बदल के 30 होगा। देखिए हवाई जहाज यहाँ पहुँच गया। ये हवाई जहाज तो क्षैतिज उड़ रहा है, हवाई जहाज यहाँ था पहले, अब हवाई जहाज यहाँ पहुँच गया H डैश, ये हो गया। कितने सेकंड में? 30 सेकंड में हवाई जहाज H से H डैश पर पहुँच गया। ठीक है, क्योंकि हवाई जहाज क्षैतिज उड़ रहा है तो हवाई जहाज की पृथ्वी तल से ऊंचाई तो वही रहेगी। हवाई जहाज की पृथ्वी तल से ऊंचाई तो 3600√3 मीटर ही रहेगी। फिर समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक जेट हवाई जहाज का भूतल, ये जेट हवाई जहाज है, यहाँ से आपने भूतल के बिंदु A से आपने उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री देखा। 30 सेकंड बाद देखिए 30 सेकंड में जो जेट हवाई जहाज है वो H से H डैश तक पहुंच गया। देखिए दिया है 30 सेकंड पश्चात जेट हवाई जहाज 30 सेकंड में जेट H से H डैश तक पहुंच जाता है। तीस सेकंड पश्चात आपने देखा वो H से H डैश तक पहुंच गया। एक जेट हवाई जहाज भूतल पर स्थित बिंदु A से, एक जेट हवाई जहाज का भूतल पर स्थित बिंदु A से किसी क्षण उन्नयन कोण 60 अंश है। 30 सेकंड पश्चात, ये जब हवाई जहाज यहाँ था तो उन्नयन कोण 60 अंश था, और 30 सेकंड पश्चात हवाई जहाज देखिए क्षैतिज उड़ रहा है ना हवाई जहाज, तो 30 सेकंड पश्चात बिंदु A से उसका उन्नयन कोण 30 अंश हो गया।
30 सेकंड में, इसका मतलब ये है कि 30 सेकंड में हवाई जहाज H से H डैश तक पहुंच जाता है। ठीक है, उसने तो हवाई जहाज की चाल पूछी है। हवाई जहाज एक समान ऊंचाई 3600√3 मीटर पर उड़ रहा हो। देखिए, उसे क्षैतिज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कह रहा हवाई जहाज हमेशा पृथ्वी तल से ये मान लीजिए पृथ्वी तल से समान ऊंचाई पर 3600√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। उसने लिख दिया है कि हवाई जहाज पृथ्वी तल से 3600√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। हवाई जहाज नीचे आते ही नहीं है, हवाई जहाज 3600√3 मीटर की ऊंचाई पर ऐसे उड़ रहा है, यानी हवाई जहाज की हाइट कम नहीं हो रही है। पृथ्वी तल से जो ऊंचाई है वो 3600√3 मीटर ही है। इसका मतलब हवाई जहाज क्षैतिज उड़ रहा है, ये लिखने की जरूरत नहीं थी। हवाई जहाज 3600√3 मीटर की ऊंचाई पर हमेशा बना रहता है जब तक हमने ऑब्जर्वेशन किया। हम जब तक देख रहे थे, जब हमने पहले देखा तब भी हवाई जहाज 3600√3 मीटर की ऊंचाई पर था, 49.60 था। 30 सेकंड बाद भी देखा तो 3600√3 मीटर की ऊंचाई पर था, 49.30 हो गया। हवाई जहाज की चाल ज्ञात कीजिए। यदि हवाई जहाज क्षैतिज, हमने यहाँ देखिए, हमने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा रहे, हमने आपको बार बार बोला है। उसने यहाँ से यहाँ तक का समय दिया है। हमसे पूछा है कि हवाई जहाज की चाल बताइए। हमने मान लिया कि माना हवाई जहाज की एक समान चाल, माना हवाई जहाज की चाल v मीटर प्रति सेकंड है। हवाई जहाज की चाल v मीटर प्रति सेकंड है। हमने ये मान लिया हवाई जहाज की चाल v मीटर प्रति सेकंड है। ये v मीटर प्रति सेकंड है हवाई जहाज की चाल। हवाई जहाज की चाल v मीटर प्रति सेकंड है। क्षैतिज उड़ रहा है ना हवाई जहाज। एक जेट हवाई जहाज भूतल पर स्थित बिंदु A से 49.60 था। 30 सेकंड पश्चात उसका 49.30 हो गया। हवाई जहाज एक समान ऊंचाई पर है, दोनों, यहाँ भी 3600√3 पर है और यहाँ भी 3600√3 पर है, यानी हवाई जहाज क्षैतिज उड़ रहा है। यहाँ भी 3600√3, हवाई जहाज एक समान ऊंचाई 3600√3 मीटर पर उड़ रहा हो तो हवाई जहाज की चाल बताइए। माना हवाई जहाज की चाल v मीटर प्रति सेकंड है। अब बताइए, हवाई जहाज की चाल v मीटर प्रति सेकंड है तो हवाई जहाज को H से H डैश तक, इसलिए हवाई जहाज को H से H डैश तक जाने में लगा समय। हवाई जहाज को H से H डैश तक जाने में लगा समय। नहीं दिया तो जाने में तय की गई दूरी, जाने में तय की गई दूरी निकाल लेना। मैं तो दूरी इक्वल टू चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, चाल कितनी मानी आपने v, उस समय कितना था 30 सेकंड, तो ये आ गई 30v मीटर। आपको तो v निकाल लेना। ये डिस्टेंस आ गई 30v मीटर। बताइए, ये 30v है तो ये h डैश, इसे मान लो c। bc इक्वल टू भी 30v होगी, ये भी 30v मीटर होगी ना। ये 30v है तो ये भी 30v मीटर होगी। रेक्टेंगल बन रहा। दूरी आपकी ये निकली थी h डैश, इसलिए आप कह सकते हैं, इसलिए BC इक्वल टू भी आपकी 30v मीटर होगी। ये 30v निकली। हमने यहाँ चाल v मान ली। हमें जब भी समय दिया होगा हम ये समझ गए
चाहे वो चाल पूछे, पिछले क्वेश्चन में तो नहीं पूछा था उसने चाल, लेकिन हमने चाल मानी थी, इसमें तो हमने लीगल तौर पर मानी है। उसने कहा हवाई जहाज की चाल ज्ञात करो, इसमें तो उसने हवाई जहाज की चाल पूछी है, तो उसने ऊंचाई भी तो दे दी। पिछली बार में उसने मीनार की ऊंचाई कहाँ दी थी, उसने नहीं दी थी ना, तो मीनार की ऊंचाई नहीं दी थी। यहाँ पर उसने चाल पूछी है तो ऊंचाई दे दी। अगर वह ऊंचाई नहीं देता तो चाल नहीं पूछता, फिर ऐसा क्वेश्चन का रिलेशन रहता है। ठीक है, तो अब देखिए ये लंब आपको पता ही है, लंब और आधार की यदि कोई भुजा नहीं दी हो तो मान लेना चाहिए, माना ए बी इक्वल टू एक्स मीटर, माना ए बी इक्वल टू एक्स मीटर। क्वेश्चन समझ में आया। एक जेट हवाई जहाज यहाँ पे भूतल पर स्थित बिंदु ए से उन्नयन कोण 60 अंश था, 30 सेकंड तक जेट हवाई जहाज उड़ता रहा, इसी ऊंचाई पड़ रहा, इसी ऊंचाई, हवाई जहाज की ऊंचाई कम नहीं हुई। 30 सेकंड में हवाई जहाज एच डैश पर पहुंच गया, उसका उन्नयन कोण बदलकर 30 अंश हो गया। ठीक है, हवाई जहाज एक समान ऊंचाई 3600√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो हवाई जहाज की चाल ज्ञात करो। माना हवाई जहाज की चाल v मीटर प्रति मिनट है, माना हवाई जहाज की चाल v मीटर प्रति मिनट है। ये आपने मान ली कि हवाई, देखिए हमने ए बी इक्वल टू एक्स मीटर मान ली, क्योंकि नियम है कि यदि लंब और आधार की यदि कोई भुजा नहीं दी हो तो मान लेना चाहिए, तो हमने ए बी इक्वल टू एक्स मीटर मान ली। ये चित्र थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, उस टाइप का चित्र नहीं है। बस अब तैयारी हो गई है। देखिए इस समकोण त्रिभुज की, दिख रहा है ये समकोण त्रिभुज, इसका आपका लंब भी बता, आधार ही बता। फिर आपको इस समकोण त्रिभुज में आ जाइए, दिख रहा है ये समकोण त्रिभुज, इसका आपको लंब भी पता और आधार ही पता है। बस देखिए त्रिभुज एच ए बी में, त्रिभुज एच ए बी में tan 60 इक्वल टू लंब है 3600√3 और आधार है x, √3 इक्वल टू 3600√3 अपॉन x, कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 3600 मीटर। ये 3600 आ गया। tan 60 इक्वल टू 3600 अपॉन x। ठीक है, अब आप इतना थोड़ा सा उतारिए, फिर आगे देख रहे हैं, उतार लीजिए। ये x आ गया, आ गया। अब देखिए आपका ये x आ गया था। अभी आप इस समकोण त्रिभुज में चल चुके हैं। सवाल करने का तरीका तो देखिए वही है, दो समकोण त्रिभुज होंगे, दो समकोण त्रिभुज होंगे, करने का तरीका वही है। पहले आप छोटे या बड़े किसी में चलिए। अब तो आप इतने क्वेश्चन कर चुके हैं कि अब डर समाप्त हो गया। पहले डरते थे कि पहले तो आप पहले कह दिया नहीं, पहले छोटे में चलिए फिर बड़े में चलिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जिसमें इच्छा हो उसमें चलिए। ठीक है, हम पहले इसमें चले। देखिए हमें यहाँ 60 दिया, ये दिया और ये अज्ञात है, तुरंत ये x निकल जाएगा। देखिए ये x आ गया। अब आप क्या करिए, त्रिभुज ए एच डैश सी में चलिए, त्रिभुज ए एच डैश सी में tan 30 इक्वल टू ये लंब कितना है 3600√3, 10 लंब और आधार कितना है x प्लस 30v, x प्लस 30v। देखिए 1/√3 ये आ गया, 3600√3 ये आ गया। x की वैल्यू अभी आपने 3600 निकाली थी, तो x को आप 3600 लिख देंगे, 3600 मतलब 3600 लिख देंगे, प्लस 30v, क्रॉस मल्टीप्लिकेट करेंगे, 3600 प्लस 30v इक्वल टू ये हो जाएगा 00108। ये इसको उस तरफ ले जाइए,
30v इक्वल टू, इसमें से माइनस हो जाएगा 10800 माइनस 3600, 30v इक्वल टू इसमें से माइनस कर दिए ये 27। अब एक बिंदी से एक बिंदी कैंसिल कर दिए तो v इक्वल टू आएगा 720/3, 3 to the 6, 3 4 the, तो आप v इक्वल टू आएगा, v इक्वल टू 240 मीटर प्रति सेकंड। आप कहेंगे हवाई जहाज की चाल 240 मीटर प्रति सेकंड है। देखिए, एक जेट हवाई जहाज भूतल पर स्थित बिंदु से उसका उन्नयन कोण 60 अंश था, ठीक है, 30 सेकंड पश्चात उसका उन्नयन कोण 30 अंश हो गया। यानी इसका मतलब उन्नयन कोण घट रहा है, इसका मतलब हवाई जहाज हमसे दूर जा रहा है। अगर उन्नयन कोण बढ़ रहा होता ना, अगर मान लो पहले ये कोण दिया होता और 30 सेकंड बाद उसका उन्नयन कोण बढ़कर 60 हो गया, यानी हवाई जहाज हमारे पास में आ रहा। अगर हवाई जहाज हमारे पास में आ रहा होता तो उन्नयन कोण बढ़ता। वो कह रहा उन्नयन कोण पहले 60 था फिर 30 हो गया, इसका मतलब हवाई जहाज हमसे दूर जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ था फिर यहाँ आ गया, ठीक है। यदि हवाई जहाज एक समान ऊंचाई 3600√3 पड़ रहा, हवाई जहाज की ऊंचाई कम नहीं हुई। हवाई जहाज हर स्थिति में, पहली स्थिति में भी 3600√3 मीटर की ऊंचाई पर था और दूसरी स्थिति में भी 3600√3 मीटर की ऊंचाई पर था। हवाई जहाज की चाल ज्ञात करो। हमने मान लिया, माना हवाई जहाज की चाल v, ये था हवाई जहाज यहाँ से यहाँ तक आया, माना हवाई जहाज की चाल v मीटर प्रति सेकंड है। बताइए हवाई जहाज को h से h डैश तक जाने में कितना समय लगा? 30 सेकंड। हवाई जहाज यहाँ था और 30 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो हमने मान लिया कि हवाई जहाज की चाल v मीटर प्रति सेकंड है। समय आपको पता था, समय आपको पता है ये 30 सेकंड है, चाल v मानी तो आपने दूरी निकाली, दूरी इक्वल टू चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, चाल v थी, समय 30 सेकंड था। ये 30v है तो ये भी 30v होगा। ये आपको दिया है, ये 30v है तो ये 30v, और लंब और आधार की यदि कोई भुजा नहीं दी हो तो मान लो, माना ये x मान ली हमने, फिर जैसे आप चलते थे वैसे चले आप। कैलकुलेशन आपको थोड़ा पहले आपने 1060 इक्वल टू 3600√3 अपॉन x, 1060 की वैल्यू रख दी, √3 से √3 तो x आ गया, x आ गया। अब इस ट्राइंगल में चले, 1030 इक्वल टू 3600√3 अपॉन x प्लस 30v 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लिकेट करके आपने v निकाल ली, 240 मीटर प्रति सेकंड। आप ये कहेंगे कि हवाई जहाज की चाल 240 मीटर प्रति सेकंड है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि अब आपको शायद समझ में आने लगा होगा। प्रैक्टिस से, चित्र बनाने से इसकी स्थितियाँ क्लियर होती हैं, ठीक है। तो आप लोगों का हाइट एंड डिस्टेंस का ये पार्ट 9 समाप्त हो गया। एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन आपको लगाएंगे और एक स्थिति अभी इसकी और रह गई है जो अभी हमने नहीं पढ़ाई है, अगले पार्ट में वो भी पढ़ा देंगे। फिर विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपको करवाएंगे। ये नहीं होगा कि एक ही चित्र पे क्वेश्चन चल रहा, ठीक है। ये उतार लीजिए, पार्ट 9 आपका समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।